वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सोल्व कर रहे हैं लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और ये एग्ज़ाम हुआ था 23 जुलाई को। इस एग्ज़ाम में हम हिंदी के और संस्कृत के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें हम हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जो हमारी लैंग्वेज सेकेंड है उसमें संस्कृत के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन नंबर 31 और याद रखना इसका जो हम पेपर सोल्व करें इसका पेपर कोड ए है। पेपर कोड ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो किंडरगार्टन शिक्षण विधि में किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो हमें देखना है। देखो पहला ये अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, नहीं ये मनोवैज्ञानिक है। दूसरा, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है क्या, नहीं छोटे बच्चों के लिए है। अगला है, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था। ठीक है, और किंडरगार्टन को देखो, किंडरगार्टन का जो प्रस्तावक है संस्थापक है इस विधि का वो कौन है, फ्रोबेल है, याद रखना। ठीक है ना, तो ये होगा नहीं। अगला है, भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। देखो बिल्कुल सही बात है, इसे हम नहीं दे सकते। ऑप्शन डी होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में दी जा सकती है। याद रखना, बेसिक शिक्षा प्रणाली पूछा है जो महात्मा गांधी की शिक्षा प्रणाली है। इसमें किस तरह से देंगे, केवल किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं, सामाजिक पर्यावरण से, बिल्कुल सामाजिक पर्यावरण से हम बच्चे को भाषा की शिक्षा देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 30। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है, देखो भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है, क्या लिमिट है वो बताना है आप। ठीक है, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जाता है ना, ये इसकी सीमा नहीं है, याद रखना। यानी कमी क्या है वो देखनी है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षा प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। देखो इसकी ना, याद रखना, ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है ये, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है वो बताना है हमें। पहला, अध्ययन कार्य का आवंटन, ये भी होता है। अध्ययन हेतु निर्देश, ये भी सही है। अगला है, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, याद रखना ये नहीं है इसका सोपान। ठीक है, बाकी कलात्मक प्रयोजन भी इसका। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। यह कहता है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कर रहा है। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए कही गई है। सबसे पहले हम समान आकृति के वर्णों को लिखवाएंगे, है ना, तो किस क्लास के बच्चे हो सकते हैं ये, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। सिंपल सा है, ये बच्चे होंगे हमारे प्राथमिक स्तर, उनके बच्चों को हम वर्णमाला लिखना सिखाते हैं। तो ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। अभिव्यक्ति मतलब हम रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कैसे कर सकते हैं। देखो सुनना नहीं हो सकता है, ठीक है, बोलना है लेकिन सुनना नहीं है। अगला, लिखना और पढ़ना। उसके बाद में है बोलना और लिखना, और फिर पढ़ना और बोलना। देखो आपको पता होना चाहिए जो अभिव्यक्ति के जो माध्यम है हमारे दो हैं, या तो आप बोल के अभिव्यक्ति कर सकते हो या लिख के कर सकते हो। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है, अनुदेशन किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनुदेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, वो किस भाषा कौशल से संबंधित है। श्रवण, वाचन, लेखन या वादन। याद रखना, जो अनुलेख है ना, जो मैंने अनुलेखन बोल दिया था, अनुलेख है, याद रखना। ठीक है ना, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनुलेख याद रखना, अनुलेख मतलब लिखने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन होगा सी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। ये कहता है, लिंग्वा फोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। देखो लिंग्वा फोन है, उससे हम सिंपल सा क्या करेंगे, सुनेंगे, तो कौन सी सामग्री हो जाएगी, ये श्रव्य हो जाएगी।
ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला जो कक्ष होता है उसमें क्या नहीं होता है वो बताना है हमें। ठीक है, देखो उसमें परामर्श कक्ष है, श्रवण कक्ष होगा, भाषा है इसलिए, केंद्र कक्ष भी होगा, विश्राम कक्ष होगा क्या भाषा प्रयोगशाला में? नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता है सस्वर वाचन का गुण कौन सा है? सस्वर वाचन का अस्पष्ट उच्चारण होगा क्या? नहीं हो सकता अस्पष्ट। अगला क्षिप्रता, नहीं क्षिप्रता भी नहीं। अस्वाभाविकता भी नहीं होगी, याद रखना। तो कौन सा होगा? उचित ध्वनि निर्गम। ठीक है, ध्वनि होगी वो उचित होनी चाहिए, न ज्यादा न कम, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी। तो ऑप्शन है अपना सी, क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन का पूछा है इसने। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? अरे भाई आप मौखिक परीक्षा ले रहे हो तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछोगे? वो तो लिखित परीक्षा में होगा। पहला है क्या इसका? ये नहीं हो सकता। दूसरा है मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। देखो बिल्कुल सही बात है, अपना सही होगा। ताकि मौखिक मूल्यांकन में समूहनिष्ठता अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए, कम नहीं मिलने चाहिए, ज्यादा मिलने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन अपना बी होगा 42वें क्वेश्चन का। अगला है 42वां क्वेश्चन। क्या कहता है? मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। देखो ये कह रहा है कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। क्या है? जो मूल्यांकन है वो उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसकी है? माइकेलिस, सिसिरोस, ब्लूम या राइट स्टोन? आपको याद रखना है जो परिभाषा है वो है माइकेलिस की। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु करवाए जाने वाले शिक्षण को क्या कहते हैं? अधिगम में जो कठिनाई आई है, सीखने में जो कठिनाई आई है, उसको दूर करते हुए जो शिक्षण करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग बोलते हैं क्या? नहीं। लोक शिक्षण भी नहीं बोलते हैं, अभ्यास शिक्षण भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम उपचारात्मक। ऑप्शन डी होगा 43 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है? देखो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? पहला, इसमें विद्यार्थी का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। देखो अच्छी बात है, ये दोष थोड़ी है क्या? अगला, विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। ये भी सही बात है, निरंतर ज्ञान होता रहेगा कि अपनी कमी कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। ये भी सही, अच्छी बात है ये। और लास्ट ऑप्शन हमारा डी, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। यह कोई इसका दोष नहीं है, ये इसका दोष है। ठीक है ना? हाँ, दोष ही पूछा है, ऑप्शन डी होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहता है? देखो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कितने पदों में होता है ऐसा पूछा है। याद रखना 2 पदों में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण होता है वो 2 पदों में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? और सदैव का क्या होगा? सदाधन एव। ये क्या होगा? सदाधन एव। ये सदाधन एव, याद रखना, एव छोटा है ना, एव आई नहीं एव, तो सदाधन एव का हो जाएगा सदैव। ऑप्शन हो गया अपना 46 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से विष का पर्यायवाची कौन सा है? विष यानी जहर का कौन सा होगा? देखो वसु होगा क्या? वसु नहीं है, उरग भी नहीं है, अर्णव भी नहीं है, तो गरल है ना। गरल किसका पर्यायवाची? विष का, जहर का। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48। विरोधी का विलोम शब्द क्या होगा? विरोधी का वाहक होगा क्या? नहीं। विरोधी का शत्रु भी नहीं होगा, विरोधी भी नहीं होगा, तो विरोधक का क्या हो जाएगा? समर्थक। ऑप्शन डी होगा 48 में। अगला है हमारे पास
क्वेश्चन 49, गद्यांश में युक्त मनोदशा शब्द से क्या आशय है? मनोदशा यानी क्या होगा? मन की दशा। सिंपल सा, मन से दशा, देखो मन की दशा होगा, ठीक है ना। मन से दशा भी नहीं हो सकता, मन पर नहीं हो सकता, मन को नहीं हो सकता, तो मन की दशा को बोलते हैं मनोदशा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। वो कहता है मनुष्य शब्द क्या है? अवयव, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? याद रखना, जो मनुष्य है वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम गाय बोल रहे हैं, वो भी गाय की जाति हो गई, तो मनुष्य भी क्या है? जातिवाचक। लेकिन किसी का नाम आ जाता, किसी मनुष्यों का, जैसे राम श्याम है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। 51 कहता है अमूल्य का अर्थ क्या है? इसका कोई मूल्य न हो, इसका मूल्य बहुत कम हो, इसका मूल्य लागत से अधिक हो, या जिसका मूल्य न आंका जा सके, ठीक है ना। अमूल्य का मतलब है जिसका कोई मूल्य न हो, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निधिया शब्द का एक वचन क्या होगा? याद रखना, निधिया का होता है निधि, लेकिन 4 ऑप्शन में इसमें निधि लिखा हुआ है, तो निधि कौन सा होना चाहिए? देखो, नी है हमारा, वो तो होगा छोटा, वो भी होगा छोटा, तो निधि कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। क्या कहता है ये? उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, आसन्न भूतकाल? तो याद रखना, ये है सामान्य वर्तमान काल है। देखो है ना, रहा है, रही है, तो सामान्य वर्तमान काल है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54। भाव कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? याद रखना, देखो हिंदी में नपुंसकलिंग भी नहीं होता है, उभयलिंग भी होता नहीं है, तो बच्चे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। भाव क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? याद रखना, भाव हमेशा पुल्लिंग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 55। ये कहता है अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? अचेतन का याद रखना, निश्चिंत, सकित, एकत्र या निर्जीव? अचेतन का हो जाएगा हमारे पास, अचेतन मतलब जिसमें चेतना नहीं है, तो वो है हमारा निर्जीव, जिसमें जीव नहीं है, चेतना नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? कितने अंग होते हैं वाक्य के, वो पूछे हैं इसने। याद रखना, वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। ये कहता है रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार, विधानार्थक, प्रतिवाचक, संयुक्त वाक्य या भाववाचक? हमें ध्यान रखना है रचना के आधार पर कौन से होते हैं? सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्रित होते हैं, तो संयुक्त वाला आंसर सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या कहलाता है? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जो विराम चिन्ह काम में लेते हो आप, तो क्या बोलते हो? विवरण चिन्ह, योजक, अवतरण या लोप? सिंपल सा है, हम तो शब्दों को जोड़ रहे तो योजक होगा, जोड़ने का मतलब ही योजक होता है, तो योगन, ठीक है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। डाक के 3 पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना या सीमातीत कल्पना करना? याद रखना, इसका मतलब होता है सदा एक सी स्थिति रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति नहीं बदलती है, बोलते हैं डाक के 3 पात। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, वो है बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहुत लज्जित होना, इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना या डंका बजाना? याद रखना, इसका मतलब होता है घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। ये थे हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन, और हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के हमने 30 क्वेश्चन किए, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट और लेवल फर्स्ट जो शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ था 23 तारीख को मॉर्निंग में सोल्व किया। अब इसके बाद में हम सोल्व करते हैं संस्कृत के क्वेश्चन, संस्कृत भाषा सेकंड के, ठीक है। संस्कृत कर रहे हैं हम, याद रखना संस्कृत है ये, भाषा कौन सी है? संस्कृत सेकंड के कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। और जो हमारा पेपर कोड है, पेपर कोड ए लेवल फर्स्ट का।
क्वेश्चन नंबर 61, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, इसमें पूछा कि जो ओ है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, औ ना, औ का जो उच्चारण स्थान है क्या होगा, वो होता है कंठोष्टम ना, कंठ और ओष्ठ, ऑप्शन बी होगा 61 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ होते हैं य व र ल ना, ऑप्शन ए होगा इसका अंतस्थ में। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, अहम त्वा पश्यामि, अहम त्वा पश्यामि, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो क्या हो जाएगा, त्वं मया पश्यते, त्वं मया दृश्यते, है ना, याद रखना त्वं मया दृश्यते होगा, ऑप्शन सी होगा 63 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन 64, सह गुरुवे प्रणमति, इस वाक्य को संशोधित करना है, संशोधन करना है, इसमें क्या होगा इसका, 64 में आपको याद रखना है सह गुरुम प्रणमति, ठीक है, ऑप्शन ए होगा 61 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, अहम यह चित्रपटम रक्षामि, इस वाक्य में भी आपको संशोधन करना है, कहाँ पे गलती है उसको सुधारनी है। इसका सही होगा, देखो, अहम यह चित्रपटम अपश्यत, ठीक है, मतलब ये भूतकाल की बात कर रहा है ना, तो भूतकाल में कौन सा काल होगा, ये वाला, अ शब्द आता है सबके आगे, है ना, अ वन होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, देखो यहाँ पे एक सुक्ति दी है, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है ना, इसमें आएगा दोष गुणा, ऑप्शन डी होगा इस 66 का आंसर, याद रखना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, इसने पूछा कि पाठ्यशाला विधेनुसार शिक्षारंभ अस्मात् संस्कारात् परम भवति स्म, ठीक है, इसमें याद रखना उपनयन संस्कार, पाठशाला विधि में जो शिक्षा किसके बाद प्रारंभ होगी, सबसे पहले क्या करवाते हैं, उपनयन संस्कार करवाते हैं, उसके पश्चात, तो ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य भंडारकर विधि का नाम क्या है, याद रखना भंडारकर विधि को हम क्या बोलते हैं, नवीन विधि बोलते हैं, या प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि बोलते हैं, या विश्लेषण बोलते हैं, आपको याद रखना इसको बोलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी 68 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, को इतना बड़ा लंबा सा दे रखा है ना, ये परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा किसने दी है, टीचिंग मेथड से रिलेटेड, और ये पुस्तक भी बुक दे रखी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड ना, ये बुक किसने लिखी है आपको बताना है, याद रखना ये जो लिखी है वो पिसेंट महोदयन है ना, जो पिसेंट करके जो लेखक है उनकी ये बुक है, 69 का ऑप्शन होगा हमारा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, देखो संस्कृत शिक्षण में छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, सिंपल सा है, क्या करेगा शिक्षक, विविध साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करेगा, ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, संस्कृत शिक्षण में मस्तिष्क यंत्रम संगणकम साधनम वर्तते, जो संगणक मतलब जो कंप्यूटर होता है वो किस प्रकार का साधन है, उसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो दृश्य श्रव्य साधनम, ऑप्शन सी होगा 71 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, याद रखना जो बालक होते हैं ना उनकी योग्यता के अनुसार भाषा होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकने प्रश्न भवन्ति, किस तरह के प्रश्न होते हैं संस्कृत के मूल्यांकन में, याद रखना तीनों ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, ज्ञानात्मक होते हैं, भावात्मक भी होते हैं और क्रियात्मक भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, ये कहता है कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो किस तरह से होता है, किसके अनुसार होता है, ठीक है, तो याद रखना वो छात्रों के स्तर के अनुसार होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, इसने कहा है कि जो भाषा के 4 कौशल होते हैं उसमें तृतीय कौशल कौन सा है, एल, एस, आर और डब्ल्यू, तो आर का मतलब क्या होता है, राइट का आर का मतलब होता है रीड, पठन कौशल, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 76,
देखो ये इतना लंबा बड़ा कुछ लिख रखा है ना, तो यह इनके लिए बेस्ट विधि कौन सी है उसने पूछी है 76 में, तो याद रखना व्याख्या विधि। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 76 का। अगला है 77, धनहीन जीवनात्, द्वितीयत्र विभक्ति। धनहीन जीवनात् में विभक्ति कौन सी है, ऐसा पूछा है इसने, याद रखना इसमें पंचमी विभक्ति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, प्राप्तवन्तः, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा आपको बताना है, उसमें होगा कत्वतु। ऑप्शन ए 78 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, विचार्य, इसमें कौन सा उपसर्ग है, सिंपल सा है, विचार्य में कौन सा है, सामने दिख रहा है आपको उपसर्ग है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, इसने पूछा है दारिद्र्योपहता, दारिद्र्योपहता इसका संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखना दारिद्र्य उपहता, ऑप्शन बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81, इसने पूछा है, देखो ये एक लंबी सी लाइन दे रखी है, इसको पढ़ना आप। इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है, विशेष मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष कहेंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। इसमें योगी की विशेषता बताई जा रही है, 81 में ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है हमारा क्वेश्चन 80, श्लोक दे रखा है, श्लोक में कौन सा छंद है वो पूछा है, ठीक है, श्लोक में कौन सा छंद है, सिंपल सा है। देखो आपको क्या करना है, ऐसे वर्ण गिन लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 शार्दुल, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, श्री वीर भूमेर गुणे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखो संस्कृत शब्द भी बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है, तो श्री वीर भूमे गुणे इसका संधि विच्छेद आपको करना है, इसका संधि विच्छेद होगा श्री वीर भूमे धन गुणे, ऑप्शन सी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, स्वरध्वना, इसमें कौन सा समास है, ठीक है, तो आपको बताना है, इसमें होगा बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, हरंती इत्यत्र कः प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, देखो नति नत जितने भी आते हैं ना, सब में होता है क्षत्रि, सत्संज्ञक प्रत्यय है। उसके बाद में आता है 86, माला में कौन सा लिंग है, ये पूछा है इसने, माला में कौन सा लिंग है, तो माला में होता है स्त्रीलिंग, माला पहनी जाती है तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, 44 को आप संस्कृत में कैसे लिखोगे, तो इसको लिखेंगे चतुश्चत्वारिकम, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, राम सुबह 7:30 बजे उठता है, 7:30 बजे विद्यालय जाता है, ठीक है, तो 7:30 को आप संस्कृत में कैसे लिखोगे, तो सार्ध सप्तवादन है, ठीक है, 7:30, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संस्कृत का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, माहेश्वर जो सूत्र है उसमें अच कितने हैं, अच मतलब स्वर कितने हैं, तो याद रखना स्वर है 9। और संस्कृत का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, मन सत्य से शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करो तो होगा मनः सत्येन शुद्ध्यति, ठीक है। तो ये हमने संस्कृत के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और हिंदी के 30 क्वेश्चन और संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन, 30 + 30, तो हमने लेवल फर्स्ट के साइकोलॉजी भी कंप्लीट कर लिए, हिंदी कर ली है, संस्कृत भी कर ली, मैथ भी कर ली, और एनवायरमेंटल स्टडीज भी कर ली, तो सारे ही सोल्व कर दिए हैं। सारे पेपर आप जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।